आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा क्लासेस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि डेटा क्लासेस होती क्या है, उसके साथ साथ कुछ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन क्लास बनाई है जिसके अंदर एक आईडी प्रॉपर्टी और नेम प्रॉपर्टी है। अब क्या होता है, जनरली एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस बनाते हैं जो सिर्फ डेटा रखने के काम आती हैं। मतलब अगर मुझे एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मैं डेटा क्लासेस बनाता हूँ। अब सपोज मेरे पास डेटाबेस की अलग लेयर है, यूआई की अलग लेयर है और बिजनेस लॉजिक की अलग लेयर है। मतलब ये 3 लेयर्स होती हैं जनरली। अब यूआई में मुझे डेटा भेजना है तो मैं कुछ क्लासेस बनाऊंगा। अब मुझे डेटाबेस के लिए डेटा भेजना है तो मैं कुछ क्लासेस बनाऊंगा। अब इस तरीके से हम लोग कुछ क्लासेस डिजाइन करते हैं जिनका मेन पर्पस जो होता है वो डेटा स्टोर करने का होता है। मतलब उनके अंदर कोई बिहेवियर नहीं होता, मतलब कुछ मेथड्स नहीं होते, मेनली वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। तो जावा और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से क्लासेस बना देते हैं। अब इसके अंदर हमें गेटर्स भी बनाने पड़ेंगे, इनके हर प्रॉपर्टी का सेटर भी बनाना पड़ेगा। मतलब उनके बेसिस पे कुछ लॉजिक लिखना होगा तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर क्लास के अंदर गेटर्स और सेटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे और हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो आईडीज की मदद से हम लोग गेटर्स और सेटर तो जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जनरेट का ऑप्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटर्स एंड सेटर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये मेरे लिए जनरेट कर देगा सारी फील्ड्स के लिए। तो इस तरीके से हम लोग गेटर्स और सेटर्स तो बना सकते हैं। मतलब हम लोग आईडी की मदद से गेटर्स और सेटर्स बना सकते हैं, बट ये बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड है जो मुझे हर क्लास के लिए लिखना पड़ेगा। मतलब जावा के अंदर हमें कुछ ऐसी क्लासेस बनानी है जो सिर्फ डेटा के लिए बनी है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कॉटलिन ने इस पूरे प्रोसेस को ईजी कर दिया, हमारे लिए डेटा क्लासेस इंट्रोड्यूस कर दी। हमें कोई गेटर्स और सेटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मुझे डेटा लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी डेटा क्लास बन गई, मतलब ऐसी क्लास जो सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए बनाई गई है। तो इस तरीके से हम लोग कॉटलिन के अंदर डेटा क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं डेटा क्लासेस के। तो अभी के लिए मैं इस डेटा कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और नॉर्मल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के देखते हैं। तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इंप्रूव करी गई हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, वैल p1 इक्वल टू पर्सन। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं और एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ p2। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों के अंदर सेम ही डेटा है बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके कुछ फंक्शंस कॉल करते हैं। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो वो बिहाइंड द सीन्स उसका toString मेथड कॉल करता है। तो यहाँ पे p1.toString कॉल हो रहा है। तो अब सवाल आता है कि ये जो toString मेथड है ये आया कहाँ से है, या ये जो हैश कोड वाला मेथड है ये आया कहाँ से है। तो इनहेरिटेंस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं कॉटलिन के अंदर उनकी एक सुपर क्लास होती है एनी नाम की। तो ये वाले जो मेथड्स होते हैं वो एनी क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एनी क्लास पे ले गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मेथड डिफाइन है, इक्वल्स, हैश कोड और toString नाम के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनी क्लास है जो कि रूट क्लास है हमारी और सारी क्लासेस इससे इनहेरिट करती हैं। तो इनको अभी के लिए प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये p1 का toString है, ये p2 का toString है और ये उसका हैश कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे फॉल्स दे रहा है, मतलब p1 और p2 दोनों बराबर नहीं है। मतलब p1 और p2 के अंदर डेटा सेम है बट वो इक्वल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक p1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेमोरी में क्या होता है, मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसको हम यहाँ पे p1 में स्टोर कर देते हैं। तो क्या होगा कि हीप मेमोरी के अंदर एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका जो रेफरेंस है, मतलब उसका जो एड्रेस है वो p1 में स्टोर कर दिया जाएगा। सिमिलरली p2 के लिए भी यही होगा। अब इसका एड्रेस जो है वो अलग है और इसका एड्रेस अलग है, तो दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। मतलब इसका x है सपोज और इसका y है, तो x और y दोनों बराबर नहीं है, दोनों का एड्रेस अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो फॉल्स आ रही है। बट अगर इसके डेटा की बात करूँ तो ये दोनों सेम है। तो अब ये डेटा क्लासेस हैं और डेटा के लिए ही बनाई गई हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है वो भी सेम हो। मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम डेटा है तो उनका जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। तो जावा में हम इसके लिए भी कोड लिखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स इक्वल है कि नहीं। तो बिहाइंड द सीन्स ये जो डबल इक्वल वाला ऑपरेटर है ये इक्वल्स मेथड ही कॉल करता है। मतलब ये इस तरीके से कॉल हो रहा होगा p1.equals p2। तो ये वाला जो हमारा मेथड है ये एनी क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो जावा में हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले मेथड को हम ओवरराइड कर देते हैं। तो इस जावा वाली क्लास में मैं इसको ओवरराइड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल्स एंड हैश कोड आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो इक्वल्स मेथड जनरेट करेगा। सिमिलरली हैश कोड के लिए भी इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को लेगा वो, और यहाँ पे मैं इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक इक्वल्स मेथड जनरेट कर दिया है जो सारी फील्ड्स कंपेयर करेगा। स्ट्रीट से मैच हो रही है कि नहीं, सिटी से मैच हो रही है कि नहीं, जिप कोड से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे उसने इस तरीके से इक्वल्स मेथड जनरेट किया है। तो उसके साथ साथ हम लोग हैश कोड वाले मेथड को भी ओवरराइड करते हैं। तो हैश कोड वाला मेथड जो होता है वो हमारे कलेक्शंस के अंदर यूज़ होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अगर इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब एक एड्रेस मान सकते हो आप, जो ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब एक ऐसा नंबर जो उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्वल्स और हैश कोड को ओवरराइड करते हैं।
बट कॉटलिन के अंदर ये जो डेटा क्लासेस होती हैं हमारी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनको ओवरराइड करके रखती हैं। हमें ये वाला कोड भी नहीं लिखना क्योंकि ये बॉयलर प्लेट का पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपली हम डेटा लिख देंगे और इसको अब मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, P1 जो है वो P2 के बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। सिमिलरली हमारा जो टू स्ट्रिंग वाला मेथड है वो भी फॉर्मेटेड आउटपुट दे रहा है हमें, मतलब उसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सुंदर हो गया है, सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हो गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा क्लासेस का यूज़ करते हैं, जो हमें प्रिवेंट करता है कि हम बॉयलर प्लेट ना लिखें, मतलब बार बार वही चीज़ें ना लिखें जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और फंक्शंस भी देखते हैं डेटा क्लासेस के। अभी जो डेटा क्लासेस होती हैं इनके अंदर कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी डिफाइन किए गए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर एक कॉपी नाम का फंक्शन होता है जो हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के देगा। तो यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, P3 इक्वल टू P1.copy, और यहाँ पे आप देख सकते हैं P3 जो है वो इसकी कॉपी होगा। तो यहाँ पे मैं P3 को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये P1 की कॉपी है। तो अगर मुझे P3 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे मैं भेज सकता हूँ उसे। तो यहाँ पे मैं ID इसकी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ID 3 भेज देता हूँ अभी के लिए और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ID जो है वो उसकी 3 हो गई है, बट नेम जो है वो जॉन ही है। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ID कॉमा नेम, और यहाँ पे मैं P1 लिखूँगा। तो क्या होगा कि जो P1 की ID है वो इस वाले वेरिएबल में चली जाएगी और P1 की जो नेम वाली प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर असाइन हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, 1 और जॉन आया है। तो इसको हम डीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स बन गए हैं, ID और नेम नाम के। ID जो है वो P1 की ID है और नेम जो है वो P1 का नेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने P1 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे आप P2 भी लिख सकते हो, P3 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग डेटा क्लासेस के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉम्पोनेंट एंड फंक्शंस भी कहते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1.component। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो कॉम्पोनेंट आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी, ID और नेम नाम की, इसलिए यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट आ रहे हैं, component 1 और component 2। तो इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ मैं। component 1 जो है वो मेरा ID के लिए है, component 2 जो होगा वो मेरा नेम के लिए होगा। बिहाइंड द सीन्स जब मैं ये लिखता हूँ तो वो इन कॉम्पोनेंट वाले फंक्शंस को ही कॉल करता है। तो इसको भी रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने P1.component1 कॉल किया है। तो ये था हमारा डेटा क्लासेस के बारे में। तो जब भी आप कोई मॉडल क्लासेस बनाते हैं या कोई ऐसी क्लास बनाते हैं जो सिर्फ डेटा रखने के लिए यूज़ होगी, तो उनको डेटा क्लास डिफाइन करें कॉटलिन के अंदर। तो एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ करके देखते हैं, इस कोड को डीकम्पाइल करके देखते हैं कि ये जावा में कैसे दिखेगा। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं टूल्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कॉटलिन सेलेक्ट करके शो कॉटलिन बाइट कोड करते हैं और इसको मैं यहाँ से डीकम्पाइल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप इसका कोड देख सकते हैं, गेटर्स है मेरे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं component 1 वाला फंक्शन डिफाइन किया है जो ID रिटर्न करता है, component 2 वाला फंक्शन है जो नेम रिटर्न करता है। सिमिलरली यहाँ पे इसने कॉपी फंक्शन भी डिफाइन किया है जो इसकी कॉपी बनाएगा। यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड भी है, हैश कोड वाला मेथड भी है, इक्वल्स मेथड भी इसने ओवरराइड किया है। तो ये काम तो वही कर रहा है जो हम जावा में कर रहे थे, ये सारे वही गेटर्स एंड सेटर्स डिफाइन कर रहा है और सारे मेथड्स डिफाइन कर रहा है। बट इसने डेवलपर्स की लाइफ थोड़ी ईजी कर दी है, ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए जनरेट कर देता है, हमें खुद से नहीं लिखने पड़ेंगे। तो ये एडवांटेज है डेटा क्लासेस को यूज़ करने का। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई डेटा क्लास बनाएं तो उसके प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर जरूर डिफाइन करें। वो या तो वैल होगा या वैर होगा, मतलब एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए।